बच्चों, आज प्रतिदिन की भांति फिर से हम संबंध एवं फलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करें उसके पूर्व आपसे फिर से अपील करना चाहता हूं कि लॉकडाउन की इस अवधि में आप स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें। संबंध एवं फलन की चर्चा के क्रम में आज हम कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करते हैं। एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको मैं पढ़ भी रहा हूँ। निम्नांकित आकृति में प्रश्न है ये। निम्नांकित आकृति में P व Q के मध्य एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को रोस्टर रूप तथा समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब दोनों प्रकार से, रोस्टर रूप अर्थात तालिका विधि या सूची विधि में, दूसरा है समुच्चय निर्माण अर्थात नियम विधि में, यानी कि संकेत विधि में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस संबंध का प्रांत तथा सहप्रांत और परिसर तीनों चीज़ें भी ज्ञात करनी है। बहुत कठिन बात नहीं है। चित्र को जो दिया हुआ है उसको हम थोड़ा गौर से देखते हैं। यहाँ पर एक समुच्चय P दिया हुआ है जिसमें 9, 4, 25 3 अवयव हैं, जबकि उनकी इमेज एक फलन R के माध्यम से जो तीर दर्शाए गए हैं, ये जो तीर दर्शाए गए हैं आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तीर दर्शाए गए, उनका मतलब है ये संबंध R से इन अवयवों की इमेज दाहिने तरफ प्रदर्शित किए जा रहे Q, ये जो Q है इस समुच्चय पर पड़ रही है। 9 की इमेज आप देख रहे हैं 3 और -3 पर, 4 की इमेज 2, -2 पर और 25 की इमेज 5 और -5 पर पड़ रही है। तो चलिए देखते हैं R किस प्रकार से परिभाषित है। इसको हम सबसे पहले इस रूप में लिखते हैं, रोस्टर रूप में, अर्थात सभी अवयवों को आपको लिखना है। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये जो संबंध R है ये एक्चुअली है क्या, ये A क्रॉस B का सबसेट हुआ करता है। हम लोगों ने A क्रॉस B दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पढ़ा हुआ है, उसी से ये ऑर्डर पेयर का सेट है। मतलब पहला अवयव P का होगा और दूसरा अवयव Q का होगा। तो आप देख रहे हैं 9 से 2 इमेज पढ़ रहे हैं, तो 9 3 और 9 -3, ये दोनों लिख लिए। इसके अलावा देखा 4 की इमेज 2 जगह पड़ रही है, 2 पर और -2 पर, तो दोनों को फिर से लिख लिया, 4 2, 4 -2। इसी तरीके से 25 की इमेज 5 पर पड़ रही है और -5 पर पड़ रही है। इन सभी को कॉमा लगाते हुए ऑर्डर पेयर मतलब क्रमित गुणन के रूप में आपने लिख लिया, और यही आपका संबंध R का रोस्टर रूप हो गया, अर्थात आपने प्रत्येक अवयव को लिख लिया। दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण विधि। चलिए इसमें लिखने का प्रयत्न करते हैं। आप गौर से देखें कि इसमें जो Q के अवयव हैं 3 -3 2 -2 5 -5, मतलब दूसरे अवयव, ये इन अवयवों का पहला अवयव अर्थात P के अवयव स्क्वायर के रूप में है। यानी कि अगर हम पहले अवयव को अर्थात P के अवयव को x माने और Q के अवयव को y माने, तो इसका मतलब ये हो गया कि x = y²। तो यही इसका नियम हो गया। इसी को आप नियम बनाते हुए लिख दीजिएगा। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x = y² वेयर x belongs to P and y belongs to Q। यही इसका समुच्चय निर्माण, ये दूसरा आंसर भी हो गया, रोस्टर रूप हो गया। समुच्चय निर्माण विधि में इस संबंध को हम लोगों ने व्यक्त करना सीख लिया। दूसरा, इसके पश्चात पूछा गया है प्रांत। तो प्रांत का मतलब क्या है कि बाएं तरफ प्रदर्शित, आप देख ही रहे हैं, P जो समुच्चय है उसके सभी अवयव जो किसी न किसी रूप में
Q के किसी अवयव से जुड़े हुए हैं, यानी कि सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू P, बाएं तरफ के समुच्चय के वे अवयव जो किसी न किसी रूप में दाएं तरफ के समुच्चय से संबंध R द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि सेट ऑफ ऑल x belongs to P such that x is R related to y where y belongs to Q, यानी कि हमें केवल वे अवयव लिखने हैं बाएं तरफ के समुच्चय P के, इस समुच्चय P के, ये हमारा बाएं तरफ का समुच्चय है, इसमें आप देख रहे हैं 9 4 5 25 लिखा हुआ है, तो ये इन तीनों को कॉमा लगा करके लिख दिया, आपका यही डोमेन हो गया अर्थात प्रांत हो गया। तो लेफ्ट साइड का जो समुच्चय होता है उसको डोमेन कहा जाता है, राइट साइड का जो समुच्चय होता है उसको कोडोमेन अर्थात सह प्रांत कहा जाता है। अब सह प्रांत में यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक अवयव डोमेन के अवयव से जुड़ा हुआ हो, कोई खाली भी हो सकता है। तो इस पूरे समुच्चय को जो राइट साइड में है जिस पर इनकी इमेज पड़ रही है, लेफ्ट साइड के समुच्चय P की इमेज राइट साइड के समुच्चय Q पर पड़ रही है, तो इस पूरे समुच्चय Q को आप कोडोमेन कहेंगे, अर्थात दिस इज द सेट ऑफ ऑल y बिलोंग्स टू Q सच दैट R इज फ्रॉम P टू Q, अर्थात जिस पर ये संबंध हमारा R है ये परिभाषित है P से Q में, भले ही Q में कोई अवयव खाली हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन संबंध R इस समुच्चय P से Q पर परिभाषित है, इसलिए Q का प्रत्येक अवयव कोडोमेन का अवयव होगा, इसलिए कोडोमेन हो गया। आप देखो सभी अवयव जो लिखे हुए हैं 5 3 2 1 -2 -3 -5 इन सबको लिख लिया, तो ये आपका कोडोमेन हो गया। इसके पश्चात परिसर अर्थात परास यानी कि रेंज, ये वो अवयव हैं जो ये वे अवयव हैं Q के, मतलब राइट साइड के समुच्चय के वे अवयव जो लेफ्ट साइड के समुच्चय P के किसी न किसी अवयव की इमेज होंगे, उनको आप रेंज कहेंगे। गणितीय भाषा में आप देखिएगा, दिस इज द सेट ऑफ ऑल y बिलोंग्स टू Q सच दैट x इज R रिलेटेड टू y, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, छोटा x लिखा जाता है, r थोड़ा बड़ा लिखा जाता है, y उसके सफिक्स में लिखा जाता है, x इज R रिलेटेड टू y, हिंदी में कहेंगे x y से संबंध r द्वारा संबंधित है, अंग्रेजी में कहेंगे x इज R रिलेटेड टू y फॉर सम x बिलोंग्स टू P, यानी कि रेंज क्या होती है, रेंज है दाहिने तरफ के समुच्चय Q के वे अवयव जो बाएं तरफ के अर्थात लेफ्ट साइड के समुच्चय P के किसी न किसी अवयव की इमेज हैं। उनको आप क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल में आपने रेंज भी देख लिया। तो रेंज में कुल मिलाकर के रेंज और सह प्रांत में क्या अंतर है कि सह प्रांत में बे अवयव भी हो सकते हैं जो किसी न किसी की इमेज हैं, किसी न किसी की इमेज नहीं भी, अर्थात इस प्रकार के भी अवयव हो सकते हैं, जबकि रेंज में कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो सकता जो खाली हो, अर्थात वो किसी न किसी लेफ्ट साइड के P समुच्चय के किसी न किसी अवयव का इमेज अवश्य होगा। तो आपने तीनों चीज़ें निकालना सीख लिया, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। इसको थोड़ा ठीक से आप हल करेंगे तो और समझ में आएगा। मुझे लगता है कि ये सवाल हमारा पूरा। अब एक इस प्रकार का भी सवाल आता है, सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको मैं पढ़ता हूँ, हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n पर परिभाषित संबंध r इक्वल टू एक्स वाई, ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा है, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x y बिलोंग्स टू n एंड x माइनस वाई 7 से विभाज्य है। ये एक पूरा संबंध R की परिभाषा है, नियम रूप में लिखा हुआ है, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, एक तुल्यता संबंध है। किसी भी संबंध के तुल्यता होने के संबंध में ऐसा सवाल हमारा आता है, तो इसके लिए आपको पहले
पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि तुल्यता संबंध क्या होता है। जब कोई संबंध 3 गुण रखता है, अर्थात स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता। स्वतुल्य कब होता था? x इज आर रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, अर्थात x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। और सममितता, x इज आर रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाई, ये जो बाएं साइड आपको दिख रहा है ये उसका परिभाषा है। सममितता क्या होती है कि x इज आर रिलेटेड टू y implies that and is implied by y is r related to x for all x belongs to x, y belongs to a। इसके अतिरिक्त संक्रामकता, यदि x y से संबंधित है, y z से संबंधित है, तो x z से संबंधित होता है फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू a। इन तीनों को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए परिभाषा जो दी गई है संबंध R की उसको देखते हैं। R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग गौर से स्क्रीन पर देखते चलेंगे। एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और एक्स माइनस वाई 7 से विभाज्य है, ये इसकी परिभाषा है। यानी कि उन एक्स वाई के ऑर्डर पेयर से ये संबंध बन रहा है। शर्त क्या है कि x माइनस वाई 7 से विभाज्य होना चाहिए। अब चलिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू r, एक्स वाई बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस वाई 7 से विभाज्य है, अर्थात x इज r रिलेटेड टू y। कब संबंध x y से संबंधित r से संबंध r से संबंधित कब होगा? यानी कि x इज आर रिलेटेड टू y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n, x माइनस y जब 7 से विभाज्य होगा। तो अब इसकी जांच करते हैं। पहली शर्त की रिफ्लेक्सिबिलिटी अर्थात स्वतुल्यता की। तो स्वतुल्यता में स्वतुल्यता के लिए हम लोग देखें, हमने देखा कि x इज आर रिलेटेड टू x, ऐसा हमने लिया। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो ऑर्डर पेयर x है ये r में होगा, स्वाभाविक है इसकी परिभाषा ही, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं, अर्थात x माइनस x 7 से विभाज्य, ये इसकी परिभाषा सही है, क्योंकि हमने मान लिया है कि x x से संबंधित है। इसका मतलब आप देख रहे हैं x माइनस x बचा कितना? 0। तो 0 7 से विभाज्य, और आप देख रहे हैं होता भी है। इसका मतलब ये बात सही हो गई। तो हमारा जो मानना था वो सत्य सिद्ध हो गया, अर्थात R स्वतुल्य हो गया। दूसरी बात सममितता, सिमिट्रिसिटी। तो इसके लिए हमने माना एक्स वाई बिलोंग्स टू n एंड x इज R रिलेटेड टू y। ये हम मान के चल रहे हैं कि x y से संबंध r द्वारा संबंधित है। इसका मतलब क्या हो गया कि x, y बिलोंग्स टू r हो गया, अर्थात x माइनस वाई 7 से विभाज्य है। ये हम चूंकि ले लिया है इसलिए ऐसा हो गया है। अब जब x माइनस वाई 7 से विभाज्य है, उदाहरण के लिए अगर 14 7 से विभाज्य है तो ऋण 14 भी 7 से विभाज्य होगा। तो हम देख सकते हैं कि जब x माइनस वाई 7 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स भी 7 से विभाज्य है, अर्थात y कॉमा x ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू r हो गया। यानी कि y इज r रिलेटेड टू x फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n, यानी कि r सिमेट्रिक हो गया। दूसरी शर्त पूरी हो गई। तीसरी शर्त हम देखें संक्रामकता यानी कि ट्रांसिटिविटी। तो हमने माना x y z बिलोंग्स टू r तथा x y बिलोंग्स टू r और y z बिलोंग्स टू r। अब हम दिखाने क्या जाएंगे? हम क्या दिखाएंगे? x z बिलोंग्स टू r। तो चलिए, जब x y बिलोंग्स टू r और y z बिलोंग्स टू r है तो इनकी परिभाषा से क्या हो गया? हम यहाँ समझ रहे हैं इस वाली लाइन में, जब x y बिलोंग्स टू r है और y z बिलोंग्स टू r है तो x माइनस वाई 7 से विभाज्य है और y माइनस z भी 7 से विभाज्य है। जब ये दोनों 7 से विभाज्य हो गए तो इनका योग भी 7 से विभाज्य होगा। जो कोई भी दो संख्याएं अगर विभाज्य हैं तो उनका योगफल, किसी भी संख्या से विभाज्य तो उनका योगफल भी उस संख्या से विभाज्य होता है।
तो इसका मतलब x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड 7 से विभाज्य है। और जब देखेंगे बाई से बाई कैंसिल हो गया, अर्थात x माइनस जेड 7 से विभाज्य है। और जब x माइनस जेड 7 से विभाज्य है तो ये r की परिभाषा ये कहती है कि x, z ये संबंध r में हो गया, अर्थात x इज r रिलेटेड टू z, यानी कि r इज ट्रांजिटिव, यानी कि r संक्रामक भी हो गया। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि r क्या है, r हमारा स्वतुल्य है, r हमारा सममित है और r ट्रांजिटिव, तीनों चीज़ें हैं। जब तीनों हो गए तो r एक तुल्यता संबंध हो गया। आगे इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यदि संबंध r इस प्रकार है कि r इक्वल टू 4 5 1 4 ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा हुआ है 4 6 7 6 3 7, तो निम्नलिखित संबंध ज्ञात कीजिए। r o r और दूसरा है r इनवर्स o r। o का मतलब इनका कंपोजिशन होता है। इसको चूँकि r इस प्रकार से दिया हुआ है 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7, तो देखिए ज़रा इसमें गौर से समझें। r में हमारा एक अवयव है 1, 4, क्योंकि 1 इसका मतलब ये हो गया कि 1, 4 बिलोंग्स टू r, 1, 4 बिलोंग्स टू r अगर है, और साथ में 4 5, देखो हमने पहले देखा 1 4 और 4 पहले का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 5 देख रहे हैं, तो 1 4 4 5 भी r से, इसका मतलब 1 5 सीधा सीधा किससे हो जाएगा, r o r से। दूसरा इसी तरीके से देखें कि 1 4 तो है ही है r में, जब 1 4 r में, यहाँ 4 6 भी r में है, तो 1 4 और 4 6 r में है, तो सीधा सीधा 1 6 भी r o r में हो गया। अब दूसरा कोई देखो इसी तरीके का अवयव यदि है आपके पास, तो इस तरीके का अवयव मिल गया 3 7, तो 3 7 r में है और 7 6 भी r में है, इसका मतलब 3 6 सीधा सीधा r o r में हो गया। अब r o r में कितने अवयव हो गए, ये तीनों अवयव हमारे r o r में हो गए, तो 1 5 1 6 3 6, ये आपका r o r, ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद अब हमें r इनवर्स ओ r देखना है, तो पहले तो r इनवर्स निकालना पड़ेगा। r इनवर्स बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका उल्टा फंक्शन अर्थात उल्टा फलन होता है, उल्टा संबंध होता है। जैसे 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7 ये हमारे r के दिए हुए हैं, इसमें मान दिया गया है, तो अब r इनवर्स क्या हो जाएगा, मतलब सेकंड जो अवयव हैं उनको पहले पहले लिख लेना है। तो 5 4 4 1 6 4 6 7 और 7 3, इसमें हमें उसी तरीके से जिस प्रकार से पहले r इनवर्स का अवयव देखना है, तो 4 5 तो r में है पहले, चूँकि यहाँ पर हमें r इनवर्स ओ r देखना है, इसका मतलब पहले r इनवर्स का अवयव होगा, उसके बाद r में होगा वो अवयव। तो चलिएगा 5 4 r इनवर्स में है, थोड़ा सा मैं बोलने में मिस्टेक कर गया, r इनवर्स हो r निकालना है तो पहले आपको अवयव r में लेना पड़ेगा, फिर r इनवर्स में लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, कोई भी अवयव देखा हमने 4 5 r में था, 4 5 r में है, और 5 के बाद कोई भी उसके साथ में हो सकता है ऑर्डर पेयर में। 4 5 r में है, 5 4 r में है, तो अब पहला और तीसरा, मतलब पहला 4 और इसका 4, ये हमारा r इनवर्स ओ r में हो जाएगा। इसी तरीके से देखें 1 4, आप ऊपर r को भी देखना है यहाँ पर, और नीचे r इनवर्स को भी देखना है। तो 1 4 देख रहे हैं r में है, और 4 के साथ जो भी कहीं पर भी हो r इनवर्स में, देखो 4 1 भी है, तो यहाँ 1 1 सीधा r इनवर्स ओ r में हो जाएगा।
इसी तरीके से 4 6 आर में है। अब 6 से कोई शुरू हो रहा है, देखो आर इनवर्स में 6 से शुरू हो रहा है भाई, 4 6 आर में हो गया, 6 4 आर इनवर्स में, इसका मतलब 4 4 आर इनवर्स आर में हो गया। इसी तरीके से 4 6 पुनः, क्योंकि 6 हमारा 2 से जुड़ा हुआ था, आर इनवर्स में 6 2 से जुड़ा हुआ था, तो 4 6 आर में है, 6 7 भी आर इनवर्स में है, तो अब 4 7 हमारा हो गया आर इनवर्स आर में। अब आगे देखा इसका आर का प्रत्येक अवयव देख रहे हैं, अब 7 6 का नंबर आ गया, तो 7 6 आर में है। अब ये जो 6 है आर का सेकंड एलिमेंट, मतलब आर के ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो 7 6 में 6 से शुरू होने वाला आर इनवर्स का कोई भी अवयव देखना है हमें, तो 7 6 बिलोंग्स टू आर, 6 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, इसका मतलब 7 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स आर हो गया। इसी तरीके से 7 6, चूँकि ये 6 आर इनवर्स के 2-3 अवयवों से जुड़ रहा था, तो 7 6 आर में है और 6 7 भी आर इनवर्स में है, तो 7 7 भी आर इनवर्स में, आर इनवर्स आर में हो गया। 3 7 आर में है और ये 7 3, तो ये 3 3 हो गया आर। इस प्रकार से ये जो हमने लिखे हैं सभी, इन सब के अवयवों को एक साथ लिख दिया आर इनवर्स आर में। 4 4 1 1 4 4 दोबारा लिखा नहीं जाएगा, 4 7 7 4 7 7, मतलब 7 7 3 3, ये सारे हमारे आर इनवर्स ओ आर में हो गए। अब कुछ इस प्रकार के सवालों पर भी हम विचार करते हैं। इस प्रकार का फलन दिया गया 1/x-3, इन फलनों के प्रांत ज्ञात करिए। प्रांत का तात्पर्य हमने बताया था उन अवयवों का समुच्चय जिनके लिए फलन का मान वास्तविक प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर मान लिया कि f(x) = 1/x-3 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले सवाल में ये दिया हुआ है f(x) = 1/x-3, तो इस फलन का मान x के किन मानों के लिए वास्तविक प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं अगर x = 3 रख दिया जावे तो 1/0 हो जाएगा और 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात x के किन मानों के लिए f(x) का मान वास्तविक प्राप्त होता है वही हमारे फलन का प्रांत होता है। तो x-3 = 0 नीचे ले नहीं सकते, अर्थात x को 3 नहीं ले सकते, हम 3 ले लेंगे तो इसका मान अवास्तविक हो जाएगा, अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए 3 को घटा दीजिए, बाकी सारे जो वास्तविक संख्याएं हैं वो इसमें x के रूप में लिए जा सकते हैं, अर्थात f(x) का जो प्रांत हो गया यानी कि डोमेन हो गया वो r- सिंगल्टन सेट 3, केवल 3 को हटाना है, बाकी सब पे परिभाषित हो रहा है, इसलिए यही इसका प्रांत हो गया। आशा है आप लोगों ने समझा होगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल है 1/x+1, तो इसको f(x) के बराबर माना 1/x+1। अब आप इसको देखिएगा x के किन मानों के लिए है परिभाषित, तो उनको हटाना पड़ेगा हमें। तो f(x) परिभाषित है यदि x+1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू -1, अर्थात -1 को हटा दीजिए, शेष सभी वो भाग x के शेष सभी वास्तविक मान फलन का प्रांत कहलाएंगे, अर्थात फलन f(x) का प्रांत हो गया r-1 सिंगल्टन सेट। अब आता है तीसरा सवाल x-2/x+4, तो मान लिया f(x) = x-2/x+4। f(x) परिभाषित कब है, जब नीचे वाला, बाकी ऊपर से कोई समस्या नहीं, अगर 2 भी हो जाए तो 0 हो जाएगा, फलन का मान 0 आ जाए कोई गलत नहीं है क्योंकि वो वास्तविक है। समस्या तो अवास्तविक से है, अर्थात अपरिभाषित स्थिति नहीं होनी चाहिए, इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए। इंडेफिनिट ना होने के लिए नीचे वाला हिस्सा अर्थात 0/0, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इस प्रकार के स्वरूप नहीं होने चाहिए, हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो f(x) परिभाषित है यदि नीचे वाला भाग अर्थात डिनोमिनेटर x+4 इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x इज नॉट इक्वल टू -4, तो जो -4 पॉइंट है उसको आपको हटाना पड़ेगा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, अर्थात f(x) का जो प्रांत हुआ वो r-4 हो गया। अगला सवाल एक और लेते हैं, यहाँ पर फलनों के प्रांत और परिसर दोनों ही ज्ञात करने हैं। एक सवाल दिया हुआ है x-3/2 - x, तो मान लिया इसको f(x) = x-3/2 - x। हम जानते हैं
प्रांत के लिए हमें क्या चाहिए है? प्रांत के लिए हमें x के वे मान चाहिए जिन पर fx का मान वास्तविक प्राप्त हो रहा है। अर्थात नीचे वाला जो भाग है, यानी कि जो 2 - x वाला भाग है, अगर ये 0 होता है तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो 0 से बचना है। तो चलिए किन पर 0 इसी को देख लिया जाए। तो 2 - x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसलिए fx का प्रांत वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से सिंगलटन सेट 2 हटा दिया, यही आपका आंसर हो गया। प्रांत तो निकल आया। अब इसका उल्टा करना है, क्योंकि परिसर क्या होता है मैंने आपको एक सवाल में इसी वीडियो में बताया था। परिसर दाहिने तरफ के समुच्चय के वे अवयव जो किसी न किसी लेफ्ट साइड के समुच्चय के इमेज होते हैं, आवश्यक रूप से वे परिसर होते हैं। कोई परिसर में कोई भी अवयव छूट नहीं सकता। तो चलिए हमने अब इसको मान लिया fx के स्थान पर y इक्वल टू x - 3 अपॉन 2 - x, इसको हल किया। अब इसको x के लिए अर्थात x का मान y के रूप में निकाल लिया। तो ज़रा देखें, y यहाँ ये फलन जो है x इक्वल टू 2y - 3 अपॉन y प्लस बनाया, और ये y प्लस 1 नीचे होने के कारण इसके लिए कब अपरिभाषित होगा? जब इसका मान -1 हो जाए, y का मान तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब परिसर कब कितना होगा? -1 हटा दो, शेष सभी जो बिंदु हैं, शेष सभी वास्तविक संख्याओं में शेष सभी जो अवयव हैं या बिंदु हैं या वास्तविक संख्याएं, वो सभी हमारे परिसर में आ जाएंगे। तो आपने समझा होगा, जब आपको परास निकालना है, इनकी रेंज निकालना है, अर्थात परिसर निकालना है, तो आपको उसी सूत्र को, उसी जो सब मतलब दिया हुआ है हमें सवाल फलन दिया हुआ है, उसी को x के लिए हल कर लेना होता है। तो x का मान y के पदों में निकाल लिया, तो जिन पदों में जिन बिंदुओं के लिए अपरिभाषित तो उनको हटा दिया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सवाल लगाते रहिएगा और इसको मन में बिल्कुल ठान लीजिएगा कि समुच्चय कहीं कोई ऐसी कठिनाई का विषय नहीं है जिसे आप हल कर ना सकें। हमारी शुभकामनाएं इस लॉकडाउन की अवधि में आप सबके साथ में है। इन सवालों को दोहराते रहिएगा, और हम जो आप तक वीडियो भेज रहे हैं इनको आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, इनको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारे नए वीडियोज़ आप तक आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।